Good morning students. In class BSc part first subject zoology paper third developmental biology आज हम जो हमारा सिक्वेंशनल जो फर्स्ट टॉपिक था फर्टिलाइजेशन उसके सेकंड टॉप के ऊपर हम लोग जो हैं आज डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ मिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए फर्टिलाइजेशन की जो प्रीवियस क्लास में हमने जो 5 इवेंट में इसे सब क्लासिफाइड किया है उसके हम प्रीवियसली जो है 2 इवेंट्स की बात कर चुके हैं। आज हम इसके एडिशनल जो थर्ड इवेंट है दिस इज़ एक्रोसोम का जो है वो किस प्रकार से पेनेट्रेट होता है या एक्रोसोम की एक्टिविटी के द्वारा किस प्रकार से जो है स्पर्म की एंट्री होती है, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पॉरीफेरिया और जो निडेरियंस हैं उसके ओवम को छोड़कर जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जो हैं ओवम है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बाहर की तरफ जो है वो सहायक झिल्लियाँ या जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस कारण से अंडाणु की जो सरफेस है उस पर स्पर्म के चिपकने या उससे अटैच होने के बाद ओवम में जो स्पर्म है उसकी एंट्री होने का इवेंट होता है। और मुख्य रूप से बात यह है कि जो स्पर्म है वो केवल मैकेनिकल एक्टिविटी के द्वारा या यांत्रिक क्रिया के द्वारा ही जो है ओवम के अंदर एंट्री नहीं पा सकता है, वरन जो है उसके अंदर कुछ सीक्वेंशनल जो है चेंजेस होते हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ भी जो है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्पफुल होती हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ओवम के अंदर एंटर कर पाती हैं। तो उन इवेंट्स को हम सब क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो उसका इवेंट है वो है माइक्रोपाइल द्वारा स्पर्म का जो है वो एंट्री होगी। किस प्रकार से होती है ये देखते हैं। ओवम सेकेंडरी मेम्ब्रेन या आवरण के द्वारा जो है कवर्ड रहते हैं और इन ओवम के अंदर एक जो है जो फाइन पोर है या एक क्षेत्र है वो प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, और ओवम में एक या अधिक माइक्रोपाइल्स भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। इन ओवम में स्पर्म माइक्रोपाइल द्वारा ही अंदर की ओर एंट्री करता है। जो ही स्पर्म माइक्रोपाइल के पास तक मूवमेंट करता है उसकी एक्टिविटी जो है जो मतलब जो उसकी मूवमेंट की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड जो इसकी अंदर हेल्पफुल इवेंट है वो है विद द हेल्प ऑफ लाइटिक सब्सटेंसेस, यानी जो जो अपघटन करने वाले पदार्थ हैं उनकी हेल्प से भी जो है स्पर्म जो है ओवम के अंदर की ओर एंट्री करने में समर्थ हो पाता है। इसके अंदर कुछ एनिमल्स में विशेष करके जो माइटेलस है उनमें जो है स्पर्म जो है वो लाइटिक सब्सटेंसेस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। यह सब्सटेंसेस एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, यानी इनकी प्रकृति जो है एंजाइमिक होती है, जो कि स्पर्म को लाइसिस यानी शुक्राणु को एक्रोसोम द्वारा सीक्रेटेड किए गए सब्सटेंसेस होते हैं, वो उन्हें जो है लाइटिक यानी डीजनरेट करने में हेल्प करती है। यह स्पर्म लाइसिन आवरण को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है और यह स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचने के अंदर भी सहायता करता है। तो यानी फर्स्ट इवेंट जो था, फर्स्ट हेल्पफुल जो था वो था माइक्रोपाइल की प्रेजेंस। सेकंड जो उसके अंदर एंट्री के अंदर हेल्पफुल जो है वो है लाइटिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस। और जो थर्ड है वह है विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडाइज या इसे हम कह सकते हैं हाई एल्यूरोनिडेज की सहायता से जो है यह हेल्प लेकर इसके अंदर एंट्री पाता है। तो स्तनधारियों का जो ओवम है वो बेसिकली क्या है,
कोरोना रेडिएटा नामक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है और इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण स्पर्म अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है और इस मेम्ब्रेन की सेल्स के मध्य में एक हाई एल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पर्म की एक्रोसोम द्वारा जो है वो जो है हाई एल्यूरोनिडेज नामक जो है एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हाई एल्यूरोनिक एसिड को डीजनरेट कर पाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ये कोरोना रेडिएटा है उसकी सेल्स जो हैं वो एग से डिटैच हो जाती हैं उससे लाइसिस एक्टिविटी के कारण और शुक्राणु जो है वो ओवम के साथ जो है एक ब्रिज या संपर्क सेतु बना पाता है और इस कारण से वो उसके अंदर एंट्री के अंदर जो है समर्थ हो पाता है। अब हम एक्रोसोमल एक्टिविटी की बात करते हैं। इसी भी डायग्राम के थ्रू ही हम देखते हैं कि एक्रोसोम किस प्रकार से जो है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो हम देखते हैं कि जब एक्टिव स्पर्म है वो ओवम की प्लाज्मा झिल्ली के जब कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म की एक्रोसोम से इस जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक जो है चेंजेस होने लगते हैं और इन चेंजेस को हम कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक्रोसोमल एक्टिविटी या एक्रोसोम की क्रिया कहते हैं। एक्रोसोम क्रिया कई एनिमल्स के अंदर तो सिमिलर होती हैं परंतु कई एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती हैं। इसे हम स्पीशीज स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। एक्रोसोम क्रिया का जो है वो एनिमल्स में अध्ययन किया गया है जिसके अंदर जो टाइप स्टडी मेंबर था वो सेकोग्लॉसस है और कुछ और एनिमल्स के अंदर इसकी स्टडी की गई है जिसके अंदर स्पर्म्स के न्यूक्लियस के जो है एंटीरियर पार्ट यानी अग्रभाग के अंदर एक्रोसोमल वेसिकल्स की प्रेजेंस पाई गई और यह एक्रोसोमल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है। एक्रोसोमल वेसिकल्स में एक बड़ा या एक्रोसोमल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, एक कण लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसके अंदर ओवम की जो मेम्ब्रेन है या ओवा मेम्ब्रेन है वह एक्रोसोमल जो मेम्ब्रेन है उसके एंटीरियर पार्ट्स के साथ जैसी कांटेक्ट में आती है, केमिकल कांटेक्ट में आती है तो इसका विलीन होना लगती है, ये डीजनरेट होने लगती है और उस कारण से जो है एक जो है ओपनिंग या एक पोर या एक छिद्र का निर्माण होता है जिसके द्वारा एक्रोसोमल वेसिकल्स में प्रेजेंस जो सब्सटेंसेस हैं वो ओवम के अंदर जो हैं एंटर कर पाते हैं। सेकेंड बार में क्या होता है कि अंडाणु आवरण यानी जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है वह एक्रोसोमल जो ये एक ओपनिंग हुई है उसके पास आकर यहाँ पर ये अटैच हो जाती है जो कि आपको सेकेंड जो इसका डायग्राम में जो सेकंड एक्रोसोमल एक्टिविटी है वो आप लोगों को दिख रही है। थर्ड इवेंट में क्या होता है कि इसकी जस्ट बाद जो एक्रोसोमल वेसिकल्स है उससे लाइटिक एंजाइम्स को जो है रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त हो जाते हैं और इस कारण से शुक्राणु का जो प्रवेश है वो उसके अंदर ओवम के मेम्ब्रेन के अंदर हो पाता है। फोर्थ इवेंट में क्या होता है कि एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो कि आपको फोर्थ स्टेप में दिख रहा है। और इसी के बाद जो फिफ्थ इवेंट है उसके अंदर एक्रोसोमल जो ट्यूब है वो जो है उसका साइज जो है इंक्रीज होने लगता है और इस कारण से एक्रोसोमल जो ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम एंजाइम कह रहे हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं और इनके रिलीज के बाद सिक्स्थ इवेंट के अंदर एक्रोसोमल जो ट्यूब है वो ओवम की जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं उनको भेद कर ये प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाती है। लास्ट में एक्रोसोमल ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है वो ओवम की प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाती है और साथ ही साथ इसके कारण ओवम जो है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। तो ओवम का जो एक्टिवेशन है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से जस्ट अ मिनट ओके
तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर हम ये जानते हैं कि जब शुक्राणु या स्पर्म के एक्रोसोम की एक्रोसोमल ट्यूब से ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, तो उसके साथ ही जो ओवम है उसके अंदर कई सीक्वेंशनल चेंजेस या अनुक्रम क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और इन क्रियाओं को ही जो है कंबाइंड फॉर्म से हम अंडाणु का सक्रियण कहते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से पहला है कोशिकीय संलयन या साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय क्या होता है कि एक्रोसोमल ट्यूब व अंडाणु प्लाज्मा झिल्ली के संयोजन के साथ ही शुक्राणु और अंडाणुओं का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस के अंदर फ्यूज हो जाता है, उसका संलयन हो जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके अंदर निषेचन शंकु का निर्माण होता है या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन है, जिसके अंतर्गत कोशिकीय संलयन के जस्ट बाद अंडाणु की जो सरफेस है उसके ऊपर एक जो है साइटोप्लाज्मिक बडिंग लाइक स्ट्रक्चर या कोशिका द्रव्य उभार बनता है। इसी उभार को हम फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, और यह जो आउटग्रोथ है या उभार है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर की होती है। कभी कभी स्ट्रक्चरल वेरिएशन के अंतर्गत यह सिलेंड्रिकल या एक फाइबर्स के लंबे तंतु के समान भी पाई जाती है। निषेचन शंकु या जो फर्टिलाइजेशन कोन है वो शुक्राणु को जो है परिग्रहित कर लेता है या एंगल्फ कर आकुंचित या रिट्रैक्ट हो जाता है, और इस प्रकार अंडाणु का जो है कोशिका द्रव शुक्राणु के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर की ओर सक कर लिया जाता है या अंदर एंटर कर पाता है। मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर जो है स्पर्म का शीर्ष या मध्य भाग ही जो है ओवम के अंदर एंटर कर पाता है, तथा जो उसकी रिमेनिंग टेल है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है वो बाहर ही त्याग दी जाती है। स्तनधारियों या मैमल्स की बात करें तो उसके अंदर जो पूर्व शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, और नेरीज के अंदर इन्वर्टिब्रेट में हम देखें तो शीर्ष व इसका जो अग्रस सेंट्रियोल है वो ओवम के अंदर एंट्री कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है इसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। थर्ड स्टेप के अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन या वल्कुटीय क्रिया। इसके अंदर क्या है कि निषेचन शंकु के फॉर्मेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन कॉन के फॉर्मेशन के जस्ट बाद ही जो है ओवम की जो इसकी पेरिफेरल साइट है वहाँ पर कोशिका द्रव जिसे हम वल्कुट कहते हैं या कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर कई जो है फिजिकल और साथ ही साथ केमिकल यानी फिजिको केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, और इन एक्टिविटीज को ही हम जो है कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस क्या है, सबसे इसका जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट है, इसका फंक्शन क्या है कि यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर बनती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के मध्य का जो स्पेस है उसे हम प्रीवेटेलाइन स्पेस कहते हैं। निषेचन कला व परिपीति के अवकाश अतिरिक्त शुक्राणुओं के एंट्री को या उसके अंदर एंटर होने को रोकते हैं, यानी बहु निषेचन की क्रिया इसके अंदर अब नहीं हो पाएगी। आगे हम देखते हैं कि जब इसके अंदर ये जो इनका जो भी मटेरियल है, जो स्पर्म यानी गॉनेट जो स्पर्म था या जो ओवम है, इन दोनों के बीच का जो मटेरियल है उसके बीच में जो है अब एक्सचेंज हो गया है। तो नेक्स्ट इवेंट जो है वो है एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। तो इसमें हुआ गया है कि जो मेल है और फीमेल है उनके जो प्रोन्यूक्लियस है उनके फ्यूजन को हम मुख्य रूप से एम्फीमिक्सिस कहते हैं, और इस एम्फीमिक्सिस में जो है अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप का होता है, जैसा कि टाइप स्टडी मेंबर सी अर्चिन व इसके अंदर जो है वर्टिब्रेट्स हैं, इनके दोनों जो प्रोन्यूक्लियस हैं वास्तव के अंदर यानी ट्रू इसके अंदर जो है फ्यूजन होता है या वास्तव में ये संयुग्मित होते हैं, और इन दोनों के जो प्रोन्यूक्लियस हैं उनके मिलने के स्थान पर जो है मुख्य रूप से जो कैरियोथिका है यानी जो केंद्र की जो झिल्ली है उसका ब्रेकडाउन होता है, और इन दोनों के जो घटक हैं इनके जो बीच के अंदर जो भी इनकी इंफॉर्मेशंस हैं वो एक नई
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड की जाती हैं और जो जाइगोट है यानी जो युग्मनज है उसके एक न्यूक्लियस का मिक्सिंग होने के बाद उसके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब जो फर्स्ट क्लीवेज है उसके दौरान ये जो केंद्रक झिल्ली बनी है या कैरियोथिका बनी है जाइगोट की, ये डीजनरेट होती है और जो है डीजनरेशन के बाद मैटरनल और पैटर्नल जो इसके गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रीअरेंज होते हैं। जैसा कि एस्केरिस के अंदर, कुछ मॉलस्कस और एनालिड्स के अंदर भी मेल और फीमेल के प्रो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इसके अंदर फ्यूजन प्रेजेंट नहीं होता है, परंतु युग्मनज केंद्रक का फॉर्मेशन इसी कारण से नहीं हो पाता है। इनमें जो मैटरनल और पैटर्नल गुणसूत्र हैं वो जो है डिफरेंट टाइप से अब रीअरेंज होते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो साइक्लोप्स है जिसके अंदर मैटरनल और पैटर्नल केंद्रक के जो घटक हैं वो फर्स्ट क्लीवेज के बाद भी उसके अंदर सेपरेटेड प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार इनके जो दोनों जो इसके ब्लास्टोमियर्स हैं या कोरखंड हैं उनके अंदर दो दो न्यूक्लियस की प्रेजेंस पाई जाती है। तो ये जो उभय मिश्रण का जो इवेंट है ये भी कुल मिलाकर जो है स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है और एनिमल्स में अंडे देने का जो समय है या निषेचन का जो समय है वो भी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। तो एम्फीमिक्सिस के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे हम केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन की रासायनिक क्रियाविधि के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी के अंदर केमिकल्स का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों यानी स्पर्म और ओवम के साथ आवश्यक केमिकल्स की प्रेजेंस होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए मस्ट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये आवश्यक केमिकल्स जो हैं वो गैमीट्स द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं और हार्मोन्स के नेचर के होते हैं। इन्हें हम जो हैं गैमॉन्स की टर्मिनोलॉजी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। स्पर्म के हार्मोन्स को हम एंड्रोगैमॉन्स कहते हैं, जबकि ओवम जो है गैमेट उसमें पाए जाने वाले गैमॉन्स को हम गाइनेगैमॉन्स की टर्मिनोलॉजी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्पर्म में टू टाइप्स के एंड्रोगैमॉन्स प्रेजेंस होते हैं जिन्हें हम एंड्रोगैमॉन फर्स्ट और एंड्रोगैमॉन सेकंड कहते हैं। इसी प्रकार से ओवम के अंदर भी टू टाइप्स के गाइनोगैमॉन्स प्रेजेंस होते हैं। इन्हें हम गाइनोगैमॉन्स फर्स्ट और गाइनोगैमॉन्स सेकंड कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब हम इन दोनों को सेपरेट स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट मेल के अंदर जो है एंड्रोगैमॉन फर्स्ट व एंड्रोगैमॉन सेकंड, ये दोनों एंड्रोगैमॉन डिफरेंट टाइप्स को परफॉर्म करते हैं। ऐसा जो है साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा माना गया है कि एंड्रोगैमॉन फर्स्ट का जो फंक्शन है वो स्पर्म की मूवमेंट को जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बनाए रखता है। स्पर्म को जो एनर्जी प्राप्त का जो इसका जो मतलब जो सोर्स है वो बेसिकली बहुत कम होता है। इस कारण से जो है केमिकल प्रारंभ एक्टिवेशन में स्पर्म की जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, उसको क्या किया जाता है, थोड़ी सी लो रेट के अंदर या मंद रखा जाता है, जब तक कि शुक्राणु अंड कोशिका के पास तक यानी अपने टारगेट एब तक नहीं पहुंच जाता है। और जैसे ही एंड्रोगैमॉन सेकंड का कार्य जो है वो ये है होता है कि ये ओवम के चारों ओर प्रेजेंट जो भी जेलेटिनी आवरण है या जो उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो आवरण है उसको लाइटिक करता है, यानी उसको घुलनशील स्टेज के अंदर लाता है। यानी उसको ये डीजनरेट करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। यह एक फर्टिलाइजिंग की कार्य करने के लिए आवश्यक जो हैं केमिकल्स जो हैं होते हैं।
अब हम गाइनोगैमन फर्स्ट और गाइनोगैमन सेकंड की बात करते हैं। तो गाइनोगैमन का कार्य एंड्रोगैमन फर्स्ट के प्रभाव को इनएक्टिव करना है या नष्ट करना है, ताकि स्पर्म के एग या ओवम के संपर्क में आने पर इसकी जो मूवमेंट है उसकी वृद्धि को रोका जा सके। गाइनोगैमन सेकंड शुक्राणु का ओवम सरफेस के साथ एडिसिव नेचर यानी चिपकने में सहायता करता है, साथ ही साथ एंड्रोगैमन सेकंड की क्रिया करने के अंदर भी ये सपोर्टिंग हेल्प करता है, यानी उसकी मदद करता है। अब यानी हमें जब हम फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने थर्ड इवेंट की जो है समराइज बात कर ली, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप से जो है किस प्रकार से सब इवेंट्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसे हमने देखा। लास्ट में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि निषेचन की जो है सिग्निफिकेंस क्या है या महत्व क्या है, तो इसे भी हम जो है एक शॉर्ट टॉक के अंदर देख लेते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो हम जानते ही हैं इसके द्वारा जो है वो फीटस या भ्रूण है वो सिर्फ द्विगुणित स्टेज को ही प्राप्त नहीं करता, बाकी साथ ही साथ उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट और भी फैक्टर्स होते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जैसा कि हम जानते ही हैं कि कई एनिमल्स के अंदर जो ओवम है उसके अंदर सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन या जो है वो शुक्राणु के प्रवेश के बाद जो है होता है, यानी कि शुक्राणु का जो प्रवेश है वो सेकेंडरी परिपक्वन विभाजन को स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट करने के लिए फर्टिलाइजेशन होना इम्पोर्टेंट है। सेकंड, निषेचन द्वारा जो है वो पुनः जो है मतलब डिप्लॉयड द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या प्राप्त होती है। टू एन जो गैमेट्स फॉर्मेशन में एन गैमेट्स बने थे उनके फ्यूजन के द्वारा 2n कंडीशन प्राप्त होगी, यानी शुक्राणु व अंडाणु में गुणसूत्र जो है अगुणित अवस्था में प्रेजेंट थे। निषेचन के जस्ट बाद ये क्या है डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था में जाइगोट की फॉर्म में प्रेजेंस हो जाते हैं। तीसरा, निषेचन के रिजल्ट के कारण ही जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं उनका पुनः संयोजन होता है, और इसी कारण से जो है आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है या जनरेशन है उसके अंदर वेरिएशन संभव हो पाती है। निषेचन का ही रिजल्ट है कि शुक्राणुओं के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके द्वारा अगली जनरेशन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु अंडाणुओं के अंदर जो है वो क्या करता है सेंट्रियोल को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं के कोशिका द्रव के जो पिगमेंटेड जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको क्या मूवमेंट प्रदान करता है, जिसके कारण एक फर्टिलाइजेशन पाथ या ट्रैक का निर्माण होता है। निषेचन अंडाणुओं के परिवर्धन के लिए उसे एक्टिव करता है यानी एक्टिवेशन करता है, और साथ ही साथ शुक्राणुओं के प्रवेश से जो है वो निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और ये मेम्ब्रेन ही जो है वो फर्टिलाइज मतलब अधिक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना कर पाएँ, इसके लिए शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और शुक्राणु के प्रवेश स्थल पर ही जो है फर्स्ट क्लीवेज के जो उसका तल है पैटर्न है जो उसका जो किस प्रकार का क्लीवेज होगा यानी तल है उसका निर्धारण करता है। निषेचन के कारण ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ निषेचन का ही रिजल्ट है कि जो है ओवम है उसका एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन के कारण वो अपनी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन की जो मुख्य इवेंट्स हैं जैसे एक्रोसोम की जो है पेनिट्रेशन है जिसके अंदर माइक्रोपाइल के द्वारा स्पर्म के जो है वो ओवम के अंदर एंट्री करता है, साथ ही साथ कुछ लाइटिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है, और जो है हाई एल्यूरोनिडेज की सहायता से वो किस प्रकार से जो है वो केमिकल एक्टिविटी करता है, और साथ ही साथ कोरोना रेडिएटा का जो है फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में हमने बात किया, और साथ ही साथ एक्टिवेशन ऑफ ओवम यानी अंड कोशिका का सक्रियण किस प्रकार से करता है, और सक्रियण के सब इवेंट के बाद हमने जो है
जो फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट इवेंट है यानी एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण, और साथ ही साथ उनके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। तो इस प्रकार से जो है मैटरनल और पैटर्नल जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनका फ्यूज़न होता है, और ऑफ स्प्रिंग यानी जो जाइगोट सेल बनी है वो जाइगोट सेल इन मिक्सिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे कैसे लेके आती है, और जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, हम सीक्वेंशनल जो आगे का हमारे चैप्टर मिला है क्लीवेज, उसके आधार पर हम आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।